तो आज हम जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो सीबीआई है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। और हाल फिलहाल में या फिर हर समय ही ये एक चर्चा में रहने वाला एक टॉपिक है। और पिंजड़े में बंद तोता जैसी संज्ञा भी इसको दी हुई है सुप्रीम कोर्ट ने। और अभी कुछ समय पहले जब पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले ममता दीदी ने इसको लेकर काफी विवाद किया था, फिर उसके बाद महाराष्ट्र में भी सीबीआई को लेकर काफी विवाद हुआ कि सीबीआई उनके राज्य में जांच नहीं कर सकती इस तरीके से। तो इन सभी बातों को हम यहाँ पर देखेंगे कि सीबीआई आखिर क्या है, किस तरीके की संस्था है, किस तरीके से फंक्शन करती है, और उसका एक एक डिटेल हम यहाँ पर समझेंगे और जानेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि सीबीआई क्या है। तो देखिए, जहां पर तक संस्थाओं की बात होती है, हम एक चीज तो क्लियर जानते हैं कि कुछ संस्थाएं जो होती हैं संवैधानिक होती हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल, और कुछ सांविधिक होती हैं और कुछ कार्यकारी होती हैं। संवैधानिक संस्थाएं वो संस्थाएं होती हैं जिनको प्रॉपरली कॉन्स्टिट्यूशन में ही मेंशन कर दिया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन में इन संस्थाओं को प्रॉपर वे में मेंशन कर दिया गया है। सांविधिक संस्थाएं वे होती हैं, स्टेचुटरी बॉडी वो होती हैं जिनको पार्लियामेंट के द्वारा बाय लॉ बनाया जाता है, कानून के द्वारा जो बनाए गए रहते हैं। और एक होते हैं कार्यकारी संस्था जिनको सिर्फ एक तरीके से आदेश के द्वारा बनाया जाता है। तो सीबीआई एक ऐसी ही संस्था है जो कि कार्यकारी संस्था है। कई बार इस तरीके के भी क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कि सीबीआई किस टाइप की इंस्टीट्यूशन है, कैसी संस्था है। तो ना वो संवैधानिक है, ना वो सांविधिक है। वो कैसी संस्था है? कार्यकारी संस्था है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है कि सीबीआई का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? तो इसका इस्टेब्लिशमेंट जो हुआ था वो हुआ था 1963 में। 1963 में किस कमेटी के रिकमेंडेशन पर हुआ था? तो डीपी कोहली की कमेटी के रिकमेंडेशन पर इसको किया गया था। किसके कमेटी के? डीपी कोहली की कमेटी पर। लेकिन एकदम से ये अस्तित्व में नहीं आई थी, ये अस्तित्व में अपने पहले ही आ चुकी थी। कैसे, उसको थोड़ा सा समझते हैं हम। देखिए, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ और भारत जब आजाद हुआ, भारत को जब इंडिपेंडेंस मिली, आजादी मिली, ठीक है, तो चूंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भारत को एक तरीके से जबरदस्ती इन्वॉल्व किया गया था, किसमें? वॉर में। और उस समय सरकार के बीच में, गवर्नमेंट के बीच में, और किसके बीच में? नागरिकों के बीच में बहुत सारे डिस्प्यूट थे, बहुत सारे डिस्प्यूट थे। और इन डिस्प्यूट्स को दूर करने का प्रयास किया जा रहा था। इन डिस्प्यूट्स को दूर करने के लिए ही एक संस्था टाइप में बनाया गया, कुछ लोगों की एक कमेटी बनाई गई। और उसमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, पुलिस डिपार्टमेंट से, जो भी एकदम क्रीम लेयर के ऑफिसर्स थे उनको इन्वॉल्व किया गया, उनको इसमें इन्वॉल्व किया गया। और वो इस कमेटी में आए। इस कमेटी को पावर दी गई, किससे पावर दी गई? दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946। दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 के तहत इसको पावर दिया गया, डीपीएस, दिल्ली पुलिस स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के थ्रू। ठीक है, तो इससे 1946 से इसको पावर दी गई। और इसके एक और, आज भी सीबीआई जो अपना पावर लेती है वो इसी एक्ट के थ्रू लेती है, डीएसपी, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946। तो कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि सीबीआई को पावर कहां से मिलती है? सीबीआई को पावर मिलती है दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट से। ठीक है, और ये एक्ट कब आया था? 1946 में आया था, 1946 में आया था। तो ये कमेटी बनी और डिस्प्यूट्स का निपटारा होना शुरू हुआ। एक एक करके धीरे धीरे जितने भी डिस्प्यूट थे, 1960 आते आते क्या हुए कि ये सारे के सारे डिस्प्यूट जो थे ऑलमोस्ट ओवर हो गए, खत्म हो गए। अब ये सारे डिस्प्यूट खत्म हो गए। जब सारे डिस्प्यूट खत्म हो गए तो फिर क्वेश्चन ये उठा कि आखिर इस संस्था का क्या किया जाए। ये जो संस्था बनी हुई जिसमें आईटी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, पुलिस डिपार्टमेंट से, इतने
क्रीम लेवल के ऑफिसर्स है, जिनका इतना एक्सपीरियंस है, जो इतने अच्छी तरीके से फंक्शन कर रहे हैं, क्या इस तरीके से इस कमेटी को या फिर इस संस्था को इस तरीके से भंग कर देना चाहिए, उसके बाद इनको फ्री कर देना चाहिए, दूसरी जगह पे इन्वॉल्व कर देना चाहिए? तो कहीं ना कहीं ये अंडर यूटिलाइजेशन होता है इस तरीके की संस्था का या कमेटी का। तो फ्यूचर में क्या किया जाए इसके लिए? उसके लिए क्या किया गया, एक कमेटी बनाई गई जिसका नाम रखा गया कोहली कमेटी। कोहली कमेटी ने पूरा एकदम स्टडी किया प्रॉपर वे में, क्या है क्या नहीं है, सब कुछ देखा, और उसके बाद में इसने एक रिकमेंडेशन दिया कि इनको भंग नहीं किया जाए, बल्कि सीबीआई नामक एक संस्था बना दी जाए, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जैसी एक संस्था बना दी जाए, जो कई कार्य करे, जो भी सरकार जांच वगैरह करना चाहे वो उससे करवा सकती है। और उसी के बाद ये सीबीआई अपने अस्तित्व में, एस्टेब्लिशमेंट में आती है। ठीक है, सीबीआई जिसमें दिल्ली पुलिस इनकम टैक्स वगैरह के ऑफिसर वगैरह थे और काफी कार्यकुशल थे, तो इस तरीके से ये सीबीआई जैसी संस्था का निर्माण हो गया। तो अब इस सीबीआई के हम दो विंग होते हैं, अगर देखें तो सीबीआई के दो विंग होते हैं। एक होता है इकोनॉमिकल विंग और दूसरा होता है जनरल ऑफेंस विंग। इकोनॉमिकल ऑफिस विंग जो होता है उसमें आईआरएस के ऑफिसर्स होते हैं। ठीक है, जनरली हम लोग ये समझते हैं कि जैसे बम कांड हो गया या फिर कोई इस तरीके की चीज हो गई जहां पे करप्शन है, वहां पर जांच होती है सीबीआई द्वारा। लेकिन सीबीआई के दो विंग प्रॉपर बने हुए हैं, एक है जनरल ऑफेंस विंग जहां पर आईपीएस लेवल के अधिकारी कार्य करते हैं, और दूसरा है इकोनॉमिक ऑफिस विंग जहां पर आईआरएस लेवल के ऑफिसर्स काम करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से सीबीआई के ये दो विंग होते हैं। कौन कौन से? एक इकोनॉमिक और एक जनरल ऑफेंस। तो मौलिक रूप से इनके ये दो विंग होते हैं, और इनको कार्य कौन कौन सा दिया गया है? एक तो कहीं पर भी बम कांड अगर हो रहे हैं, कहीं पर भी बम विस्फोट वगैरह होता है, तो उसको, उसकी जांच करना, नियंत्रण करना। ऐसे अपराध जिनकी जांच प्रधानमंत्री कराना चाहे। कौन कराना चाहे? प्रधानमंत्री कराना चाहे। और तीसरा क्या है? कहीं पर अगर आर्थिक अपराध हो रहे हैं तो उसको भी। ठीक है, उसको भी ये जांच करती है। ये इनको फंक्शन दिए गए हुए हैं। अब उसके बाद में थोड़ा सा इसके डिस्प्यूट्स के बारे में प्रेजेंट में आते हैं, क्या कहानी होती है। जैसे देखिए, अक्सर स्टेट्स जो होते हैं, राज्य जो होते हैं, वो ये आरोप लगाते हैं, क्या करते हैं कि सेंटर, केंद्र जो है वो क्या कर रही है, सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है, हमारे मंत्रियों के अगेंस्ट जबरदस्ती का जांच करवा रही है, हमारे अधिकारियों के अगेंस्ट जबरदस्ती की जांच कर रही है, उनको फंसा रही है, हमको प्रेशर में कर रही है, पॉलिटिकल एजेंडा चला रही है। इस तरीके के आरोप अक्सर लगते रहते हैं। अगर बीजेपी स्टेट में है और कांग्रेस सेंटर में है तो भी लगता है, कांग्रेस स्टेट में आ जाए, बीजेपी सेंटर में आ जाए तब भी लगता है, या कोई अदर पार्टी हो तब भी लगता है। हमेशा ये सब कहानी चलती रहती है। तो क्या ये रियलिटी है ऐसा कि हाँ इस तरीके के आरोप सही होते हैं या बेबुनियाद होते हैं? तो इसके बारे में एक डीएसपी एक्ट जो है उसमें एक धारा है, धारा 6, धारा 6। उसमें ये क्लियर मेंशन किया गया है कि किसी भी स्टेट में सीबीआई तब तक जांच नहीं कर सकती है, किसी भी स्टेट में सीबीआई तब तक जांच नहीं कर सकती है जब तक क्या, जब तक कि स्टेट की परमिशन न हो। जब तक स्टेट की परमिशन ना हो तब तक सीबीआई वहां जांच ही नहीं कर सकती है। तो अब आप इसी से खुद अनुमान लगाइए कि इस तरीके के जो आरोप लगाए जाते हैं वो क्या सही में होते हैं, रियलिटी में होते हैं, या फिर वो पॉलिटिकल एजेंडा होते हैं। तो इतनी डीप चीजें तो हमारे जनरल लोगों को पता नहीं होती है, वो तो सिर्फ फॉलो करते हैं अपने अपने नेताओं को और उसको सच मान लेते हैं। और यही कारण है कि हमारे यहाँ शिक्षा को भी उतना इंपॉर्टेंस शुरू से नहीं दिया गया। भाई लोग पढ़ लेते तो नेताओं के हथकंडों को समझ जाते, उसके अनुसार वोट करने लगते, तो इनका वोट बैंक कैसे बनता, जात पात की पॉलिटिक्स कैसे चलती, सब कुछ एजुकेशन से यहीं से आता है। तो जब स्टेट की परमिशन से ही वहां पर जा रहा है तो फिर तो कोई डिस्प्यूट आया ही नहीं। दूसरी चीज, मान लीजिए ऐसा हो जाए, ममता दीदी कह देती हैं या उद्धव ठाकरे कह देते हैं कि सीबीआई हमारे यहाँ जांच नहीं करेगी, और अपने यहाँ वो खुद करप्शन करते चले जाएं,
खूब करप्शन कर रहे हैं, तो क्या होगा? तो सीबीआई उस समय क्या कर सकती है? तो उस कंडीशन में भी क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट अगर ऑर्डर देता है, उस कंडीशन में भी सीबीआई जांच कर सकती है स्टेट में। अगर सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है तो भी जांच की जा सकती है। तो कोई भी मनमानी अपनी नहीं कर सकता है, कोई भी अपनी मनमानी नहीं कर सकता है, चाहे राज्य हो चाहे केंद्र हो। ठीक है, अगर केंद्र कर रहा है तो राज्यों के पास भी अधिकार हैं, और अगर सुप्रीम कोर्ट मैटर पहुंच गया है तो उसमें अगर सेंटर अपने हिसाब से कुछ करवा रहा होगा तो वो भी एकदम से पता चल जाएगा। तो इस तरीके की चीजें अपने आप समझ में आ जाती हैं। ठीक है, अब सीबीआई किसके अंडर में आता है अगर क्वेश्चन पूछा जाए, तो सीबीआई आता है कार्मिक मंत्रालय के अंडर में। और कार्मिक मंत्रालय जो है वो है पीएमओ के अधीन। तो इनडायरेक्टली पीएमओ के अंतर्गत आता है कौन? सीबीआई। याद रखिएगा, होम मिनिस्ट्री के अंदर नहीं आता है। कई लोग इसको होम मिनिस्ट्री के अंदर में मान लेते हैं, लेकिन ये पीएमओ के अंदर आता है, ना कि होम मिनिस्ट्री में। ठीक है, कार्मिक मंत्रालय, और जो कार्मिक मंत्रालय है वो क्या है, वो पीएमओ के अधीन है। ठीक है, तो इस तरीके से सीबीआई जांच करती है। अब चाहे बम कांड हो चाहे भ्रष्टाचार हो, इन सभी चीजों की, आपराधिक मामलों की वो जांच करती है। तो कई बार क्या होता है, जैसे ये भी आरोप लगता है कि जो सेंटर की सूची होती है, स्टेट की सूची होती है, और कंकरेंट की सूची होती है। सेंटर की सूची पे जो अधिकार होते हैं कानून वगैरह बनाने के, प्रोसेस करने के, वो केंद्र के पास होते हैं। राज्यों की सूची जो होती है उसमें कानून बनाने के अधिकार जो होते हैं वो राज्यों के पास होते हैं। और कॉन्करेंट में दोनों के बना सकते हैं, लेकिन अगर दोनों ने बना दिया है तो सेंटर वाला माना जाता है। ठीक है, तो जो लॉ एंड ऑर्डर है, कानून एवं व्यवस्था है, वो किस लिस्ट में आता है? वो आता है स्टेट लिस्ट में। मतलब इस पे कानून कौन बनाएगा? इस पे कानून बनाएगा राज्य। तो कई बार इस तरीके के भी क्वेश्चन बनते हैं कि भाई जब कानून एवं व्यवस्था जो है, लॉ एंड ऑर्डर जो है, राज्य का विषय है, तो क्यों इसको बनाया जा रहा है, केंद्र के द्वारा इसको नियंत्रित किया जा रहा है? देखिए सारे के सारे पूरा टॉपिक जो होता है, मेंस के टॉपिक ऐसे ही बनते हैं, इन्हीं तरीके के प्रश्नों से बनते होते हैं, और कुछ अलग से वहां पर नहीं लिखना होता है। इसी तरीके के टॉपिक्स को अगर आपने डिटेल में किया है तो उसको अपने पॉइंट्स में प्लस और माइनस, मतलब जो उसके पक्ष में पॉइंट है, जो उसके अगेंस्ट में पॉइंट है, उसको देना रहता है। ठीक है, और इस तरीके से उसको करते हैं। ठीक है, और जो लोग अभी नए हैं वो लोग भी थोड़ा सा ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। बाकी उसके बाद आप लोग की मर्जी है उस पर क्या करते हैं। इस पे बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं, वो आप किस तरीके से उसका यूटिलाइजेशन करते हैं। प्रेपलर्न एजुकेशन एडू सेंटर, प्रेपलर्न एडू सेंटर, यहाँ से उसको आप जरूर देख लीजिएगा जरूर से। ठीक है, और रिसोर्सेस में आप लोग जाएंगे जब, हर एक कोर्स जहाँ पे यूपीएससी लाइव है, तो रिसोर्सेस में यूपीएससी लाइव के सेक्शन में, वहां पर डेली के करंट अफेयर्स के वीडियोस में पोस्ट कर देता हूँ, करंट अफेयर्स के वीडियोस। तो उसको मुश्किल से 5 से 7 मिनट का वीडियो होता है, जरूर से देख लिया करिए, जिससे डेली डेली का करंट अफेयर्स आपका तैयार होता चला जाएगा। ठीक है, ये डेली मैं इसको पोस्ट कर देता हूँ, उसको आप लोग जरूर से देख लीजिएगा। यूपीएससी लाइव के किसी भी जो भी सब्जेक्ट है, हर सब्जेक्ट में इसको डाल देता हूँ रिसोर्सेज सेक्शन में। ठीक है, तो प्रश्न क्या आता है कि लॉ एंड ऑर्डर पर स्टेट अपना कानून बनाता है, तो उस पर सेंटर किस तरीके से क्यों एक्टिव हो रही है, तो उसके कारण क्या है सेंटर के एक्टिव होने के? जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 355 है वो ये कहता है कि सेंटर या यूनियन जो कहें, स्टेट्स की सेफ्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल, राज्यों की सुरक्षा के लिए, सिक्योरिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? केंद्र होगा। तो अगर राज्यों की सुरक्षा की जिम्मेदारी सेंटर को दी गई है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि राज्य में बम कांड हो रहे हों और सेंटर चुपचाप बैठा रहे? सेंटर का हमारा तो काम ही नहीं है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं। भाई काम कैसे नहीं है, काम तो करना पड़ेगा ना। राज्यों की सुरक्षा तो आप ही की जिम्मेदारी है, राज्यों की सुरक्षा आपकी जिम्मेदारी है, तो आपको वहां पर आगे तो आना पड़ेगा।
इसी तरीके से नक्सलवाद की समस्या चाहे पश्चिम बंगाल में ले लीजिए, चाहे झारखंड में ले लीजिए, चाहे आंध्रा में, तेलंगाना में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, हर राज्य में नक्सलवाद की समस्या है। ठीक है, और नक्सलवाद की समस्या इतनी कॉम्प्लिकेटेड है कि राज्य की जो पुलिस बल हैं उसको पूरी तरीके से हैंडल करने में सक्षम नहीं है, ये रियलिटी है। इसलिए कई बार राज्यों के द्वारा, स्टेट्स के द्वारा खुद ये रिक्वेस्ट किया जाता है सेंटर से कि भाई कुछ हेल्प करिए, और उस समय फिर नक्सलवाद की समस्या से निपटने के लिए भी सेंटर आगे आता है। ठीक है, कानून व्यवस्था निवारक नजर जैसे ये सब बातें तो वहां पर दी गई हैं। ठीक है, तो और कई बार क्या होता है, अब मान लीजिए पुरानी पिक्चरों में आप लोग देखते होंगे ना, स्मगलिंग होती थी, तो आज की डेट में स्मगलिंग तो नहीं कह सकते उतनी होती, लेकिन टेररिस्ट एक्टिविटीज तो बहुत होती हैं। तो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन भी तो चाहिए ना कि जो किसी और कंट्री से अगर टेररिज्म ऑर्गेनाइज हो रहा है या कुछ भी हो रहा है तो उस पर अपना पक्ष रख सके, अपने बात रख सके, उनको पकड़ने का प्रयास कर सके। तो इसलिए भी सीबीआई जैसी संस्था आवश्यक है। दूसरा क्या, आज क्राइम जो है ग्लोबलाइज हो गया है, सिर्फ इकोनॉमी ही ग्लोबलाइज नहीं हुई है, क्राइम भी ग्लोबलाइज हो गई। लोगों के तौर तरीके बदल चुके हैं क्राइम करने की, साइबर क्राइम इतनी तेजी से बढ़ गया है, और इन सब नए नए तरीकों को हैंडल करने में हमारा राज्य का पुलिस बल सक्षम नहीं है। कोई कितना भी कहे, लेकिन आज रियलिटी यह है कि आप भी देखते होंगे कहीं पे पुलिस परेड ग्राउंड में दौड़ते हुए कांस्टेबल गिर गया, इंस्पेक्टर गिर गए, उनकी किसी का पेट निकला हुआ है, किसी का कुछ है। तो ये सारी समस्याएं तो रियलिटी हैं जिसको कोई नकार नहीं सकता है, और इन्हीं सब चीजों को देखते हुए सीबीआई जैसी संस्था का रिक्वायरमेंट समझ में आता है। ठीक है, जो कि जांच कर सके। और एक ऐसा ही कारण और होता है, जैसे इंटरपोल है, तो इंटरपोल क्या करती है, अलग अलग देशों की जो इस तरीके से क्राइम की जांच करने वाली संस्थाएं होती हैं उनसे क्या करती है, कम्युनिकेट करती है। तो एक ऐसी भी तो संस्था होनी चाहिए जो इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया को रिप्रेजेंट कर सके, तो सीबीआई वो काम भी करती है। दूसरा, एक और काम, जैसे अभी बताया कि सीबीआई होती है किसके अंडर में, पीएमओ के अंडर में, तो यानी कि एक तरीके से पीएम के अंडर में। तो अब जैसे मान लीजिए जब सुशांत केस हुआ, तो उस समय लोगों ने कहा भैया डिमांड होनी चाहिए सीबीआई, डिमांड होनी चाहिए सीबीआई। हालांकि भले आज तक नहीं आया कुछ भी फैसला, लेकिन सीबीआई डिमांड की लोग करने लगे कि ये करे वो करे, सीबीआई जांच करे। तो चूंकि पीएम एक तरीके से सबसे बड़ा रिप्रेजेंटेटिव होता है, तो उससे कई बार डिमांड किए सकते हैं। तो पीएम के हाथ में भी तो कोई ऐसी इंस्टीट्यूशन होनी चाहिए जो अपने उसके कहने पे कहीं जांच कर सके। तो इसलिए भी सीबीआई की एक रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए भी सीबीआई की एक रिक्वायरमेंट होती है। तो डिस्प्यूट फिर क्यों हो रहा है जब इतना रिक्वायरमेंट है? एक तो हमने पहले ही देख लिया कि पॉलिटिकल है, एजेंडा इसका क्या है, पॉलिटिकल है, तो इस कारण से विरोध होता है। दूसरा, अभी सुशांत वाले केस की जैसे बात की, अब केस कब से चल रहा है, कोई फैसला ही नहीं आ रहा है। समय पर कोई फैसला नहीं आएगा तो भाई विश्वास कितने दिन रहेगा, नहीं रहेगा। दूसरा, ना ये कोई संवैधानिक संस्था है ना ये सांविधिक संस्था है, तो इस कारण से इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन मार्क उठ जाते हैं। क्योंकि अगर कोई संवैधानिक संस्था होती है, कोई सांविधिक संस्था होती, तो माना जाता है कि उस पर राजनीतिक दबाव कम है या नहीं है। ठीक है, लेकिन ऐसा इसके साथ में होता नहीं है। तो इन सब कारणों से भी क्या होता है, इसको विरोध किया जाता है। तो एक तो इसका विरोध को कैसे अब दूर किया जाए, पॉलिटिकल की जहां तक बात करते हैं वो तो तभी कर सकते जब आप इसके बारे में लोगों को जागृत करें। ठीक है, सीबीआई खुद अपनी फंक्शनिंग को बढ़ाते हुए जो अपनी वर्किंग स्टाइल है उसको बढ़ाए, और अपने जांच के कार्य, अन्वेषण के कार्य जो है वो जल्दी से जल्दी करने की कोशिश किया गया करें। तीसरा, एक जो इसकी सांविधिक जैसे ये कार्यकारी जो संस्था है उसको भी सॉल्व करने का प्रयास किया गया। कैसे, कि इसको सीवीसी एक्ट के अंतर्गत लाया गया। सीवीसी एक्ट के अंतर्गत लाने, जो सीवीसी है, सेंट्रल विजिलेंस वाली जो एक्ट है, वो क्या है, सांविधिक है। तो इसके अंतर्गत इसके लाने से क्या किया गया कि जैसे जो इस क्रेडिबिलिटी इसकी बढ़ाने का प्रयास किया गया। हालांकि अभी भी ये कार्यकारी संस्था है तो थोड़ा बहुत लोग अभी भी प्रश्न उठा ही देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये सीबीआई की रिक्वायरमेंट है, सीबीआई का गठन है सीबीआई के गठन के पीछे का इतिहास है,
सीबीआई क्या कार्य करती है, सीबीआई को लेकर क्या डिस्प्यूट रहते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हो गई किसके, सीबीआई के बारे में। लेकिन सीबीआई का जो विवाद है वो सिर्फ सीबीआई और राज्यों तक ही नहीं लिमिटेड है। एक और संस्था बड़ी तगड़ी है, एनआईए, नाम आपने सुना होगा, नाम आपने सुना होगा। ठीक है, इसमें और सीबीआई में भी बड़ा विवाद रहता है। क्यों रहता है, इसका एक कारण है। सीबीआई का मेन काम क्या है, बम कांड वगैरह की जांच करना, ये सब जांच करना। ठीक है, एनआईए का मेन काम क्या है, एनआईए का भी मेन काम यही है, टेररिस्ट एक्टिविटीज जहां हो रही, बम कांड वगैरह जहां हो रही, वहां पर जांच करना। तो दोनों का एक ही काम। और एनआईए को सांविधिक संस्था की तरह से एक्ट के द्वारा बनाया गया है। जब 26/11 की घटना हुई थी मुंबई में, उसके बाद इसको लाया गया था अस्तित्व में। और सीबीआई इतने दिनों से कार्यकारी संस्था है, इसका एक प्रॉपर हिस्ट्री रहा है, ये पुरानी संस्था है, ये एक नई संस्था है। तो इन दोनों के बीच में बहुत सारी गतिरोध रहते हैं, डिस्प्यूट रहते हैं। ये अपने आप को बड़ा समझता है, ये अपने आप को बड़ा समझता है, कहता मैं बड़ा भाई हूँ, कहता तुम बड़े हो तो बड़े हो, क्या हुआ, पावर मेरे पास में ज्यादा है। इसको भी दूसरे देशों में जांच करने की अनुमति अब दे दी गई है। तो इनके बीच में हमेशा विवाद बना रहता है। और क्या इन विवादों का सलूशन है, क्या उसके एक्चुअल में और बेस में कारण है, उसको हम तब देखेंगे जब कभी एनआईए का चैप्टर हम करेंगे। एनआईए के बारे में जब कभी पढ़ेंगे तो वहां पर हम इसके बारे में देखेंगे। हालांकि एनआईए ये पूरा, हमने जो पेपलर ने एडू सेंटर की मैं बात कर रहा हूँ, वहां पर इसके पूरे चैप्टर मैंने गवर्नेंस वाले टॉपिक में इसको इंक्लूड कर दिया है। वहां पर वो सारा का सारा वहां पर दिया हुआ है। ठीक है, अगर आप पढ़ना चाहें पहले से तो उसको पढ़ सकते हैं, यहाँ पर जब आएगा नंबर तब आएगा। ठीक है, तो सीबीआई इतना ही है। सीबीआई से जुड़े हुए जो मेंस में क्वेश्चन बन सकते हैं वो इतने ही बन सकते हैं, और कुछ उसमें ऐसा नहीं है जो बन सकता है। ठीक है, तो आप एक बार ऐप को डाउनलोड करके और डिटेल में पढ़ सकते हैं, बाकी यहाँ पर भी आप जुड़े रहिए। ठीक है, तो कोई क्वेश्चन वगैरह है आप लोग के तो बता दीजिए।